अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। देखिए, यूँ तो 12 जून 2024 की बहुत सी डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं और हर डेवलपमेंट जो है उसके साथ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो लगा हुआ है। अगर मैं इनका ज़िक्र कर दूँ, फॉर इंस्टेंस ये कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर नैब की अमेंडमेंट के केस की समाअत के दरमियान इमरान खान और मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के दरमियान में जो बहस होती है, जो तकरार होती है, जो सवाल व जवाब होता है, इसकी ऑडियो जो है वो इतनी शिद्दत से अचानक हमारे सामने क्यों आई और तहरीक-ए-इंसाफ जो है, उसने क्यों अपने ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म से इसे शेयर किया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो एक्टिंग चेयरमैन हैं जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान, उनका अब ये कन्फर्म कर देना कि तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान रज़ामंद हो गए हैं कि शरीफ ज़रदारी रजीम के साथ वो डायरेक्ट टॉक्स कर सकते हैं, जिसे महमूद खान अचकज़ई जो हैं उसे लीड करेंगे। ये क्या मामला है, इसका अंजाम क्या निकल सकता है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पुलिस को इमरान रियाज़ को एयरपोर्ट से इमरान रियाज़ खान जो एयरपोर्ट से हज हज पे जा रहे हैं, उनको पुलिस वहाँ से गिरफ़्तार कर लेती है। उसके बाद पुलिस को ख़्याल आता है कि उन्होंने 25 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। ये कितनी एक मज़क्का ख़ेज़ किस्म की सूरत हाल है। जो एटीसी के जज हैं सरगोदा के, जनाब मोहम्मद अब्बास साहब, उनका आईएसआई के हवाले से बाकायदा नाम लेकर ख़त लिखना, रिपोर्ट भेजना उनकी लाहौर हाई कोर्ट को कि आईएसआई मुझे हरासा कर रही है जब से मैं मई से इस पोजीशन पे लगा हुआ हूँ। फिर उनके दफ्तर के बाहर फिर उनका बाकायदा लोगों के बारे में फ़ैसला उनका होना, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के हवाले से उनका फ़ैसला करना और उनके दफ्तर के बाहर फायरिंग हो जाना, कहते हैं कि वहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है उसको निशाना बना देना। ये किस किस्म की डिफाइंस है, इसकी अहमियत क्या है? फिर हम देखते हैं कि मियांवाली में एक सेशन कोर्ट के जज जो हैं वो 45-50 के करीब तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की रिहाई का हुक्म देते हैं। पुलिस हैरान परेशान है कि हुक्म पे अमल करना है जज साहब के कि नहीं करना है। फिर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने 19 खरब रुपए का, 19 ट्रिलियन अंदाज़न तकरीबन 19 खरब रुपए का उन्होंने बजट पेश किया है, जो ग़ालिबन पाकिस्तान की तारीख का सबसे अनपॉपुलर बजट है, जिसमें पहली दफ़ा पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स जो हैं, जिनके ऊपर 1% 1% उनके ऊपर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होती थी एक्सपोर्ट रनिंग की, अब उनकी इनकम के ऊपर 29%, 29% उसके ऊपर जो है वो टैक्स लगा दिया गया है और टैक्स स्लैब्स की कुछ इस तरह की एडजस्टमेंट की गई है आईएमएफ के कहने में, कि जिसके हवाले से बहुत ही कोहराम जो है वो मचा हुआ है। इसकी अहमियत क्या है? आलिया हमज़ा और सनम जावेद जो हमेशा गिरफ़्तार ही हो जाती हैं, कुछ-कुछ दिनों के बाद दोबारा गिरफ़्तार हो जाती हैं। और फिर हम देखते हैं कि ख़ावर मानेका और उनके साहिबज़ादे जनाब मूसा मानेका जो हैं, उनके एक बार फिर दोबारा गिरफ़्तारी के वारंट जो हैं वो इश्यू कर दिए हैं एक जज साहब ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट की। इसकी क्या अहमियत है? राना सनाउल्लाह साहब ये फरमा रहे हैं कि तहरीक हमें ख़बर मिली है बहुत ही बावसूख ज़राए से, जियो न्यूज़ के टेलीविज़न एंकर शाज़ेब खानज़ादा के साथ बात करते हुए वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ एक बार फिर नाइन्थ किस्म की जो दहशतगर्दी है रियासत के ख़िलाफ़ वो करने का प्लान कर रही है। और हिंदुस्तान की पुलिस आज़ाद जम्मू कश्मीर, सॉरी आज़ाद कह दिया मैंने, आई एम सो सॉरी, मकबूजा जम्मू और कश्मीर जो है उसमें हिंदुस्तान की पुलिस ये कहती है कि यहाँ पर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं जिसमें 12 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं गुज़िश्ता 48 घंटे में, इसका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ है। और आपको पता है कि इस किस्म का इल्ज़ाम गुज़िश्ता 2-3 साल में कम ही लगा है। अब ये इसका इल्ज़ाम एक ऐसे वक्त में लगा है और उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी जो हैं वो बहुत ही पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं नवाज़ शरीफ साहब के ट्वीट का। इन तमाम चीज़ों की हर चीज़ इसमें से जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवालिया निशान है वो बैरिस्टर गौहर अली ख़ान का ये कहना कि इमरान खान को हमने रज़ामंद कर लिया है तहरीक इंसाफ के लोगों ने। ट्यूसडे के दिन जो मीटिंग हुई और अब तहरीक इंसाफ जो है वो विलिंग है कि शरीफ ज़रदारी रजीम के साथ हम डायरेक्टली टॉक्स कर सकते हैं। ये वो पोजीशन है तहरीक इंसाफ की जो उनकी प्रिंसिपल पोजीशन रही 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद कि हमने इनके साथ बात नहीं करनी। बाकायदा बार बार ये कहा गया कि हम तमाम सियासी धड़ों और जमातों के साथ बात कर सकते हैं, मौलाना फजल रहमान के साथ बात कर रहे हैं, एएनपी से बात करना चाहते हैं, हम बलूचिस्तान की पार्टीज़ के साथ बात कर सकते हैं, लेकिन हमने पीपल्स पार्टी के साथ, पीएमएलएन के साथ, एमक्यूएम जो है इनके साथ हमने बात नहीं करनी। तो अब इस पे रज़ामंदी का इज़हार कर देना जो है इसकी क्या अहमियत है, इसमें सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान का क्या रोल है, इसके हवाले से और फिर ये कि कितना कामयाब हो सकेगा ये पूरा डायलॉग का प्रोसेस, ये टॉक्स का प्रोसेस जो है। देखिए, सबसे पहले तो देखें कि इसका ऐलान कैसे किया। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है केपी हाउस इस्लामाबाद में, उसमें एक मीटिंग से पहले अखबारी रिपोर्टर्स के साथ बात करते हैं
और फिर अपनी एक दिन पहले की यानी ये वेडनेसडे के दिन ये उनकी प्रेस टॉक है, और ट्यूसडे के दिन जो उनकी मुलाकात होती है इमरान खान के साथ, जिसके बाद पीएमएलएन के सोर्सेज का ये दावा था कि अब तहरीक इंसाफ ने रजामंदी कर दी है, इंडिकेट कर दिया है कि वो शरीफ जरदारी रजीम या हुकूमत से डायरेक्टली बातचीत करेंगे। उसको अब कन्फर्म करते हैं बैरिस्टर गौहर अली खान जब वो अखबारी रिपोर्टर्स के साथ बात करते हैं केपी हाउस में वेडनेसडे के दिन मीटिंग से पहले। और उसमें वो क्या कहते हैं, बहुत ही मशहूर तारीखी जुमला उन्होंने बोला है और बहुत ही गलत बोल दिया है। उसमें गौहर साहब ये कहते हैं कि सियासी जमातों के कोई परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज़ नहीं होते, यानी सियासत में हमारे सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं। एक तो बैरिस्टर गौहर अली खान पे अल्लाह बड़ी मेहरबानी करे उनके ऊपर, अब वो बनी गए हैं सियासतदान। बहरहाल सियासतदान में वकील में बहुत फ़र्क होता है। ये स्टेटमेंट है इंटरनेशनल रिलेशन का एक पैराडाइम है जिसे मंसूब किया जाता है 19वीं सदी में बरतानवी स्टेट्समैन एंड प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड पामरस्टन से। और लॉर्ड पामरस्टन की जो स्टेटमेंट थी इसे अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर ने बहुत दफ़ा दोहराया। ये स्टेटमेंट ये है कि स्टेट्स के, मुझे एग्जैक्ट किसके वर्ड्स नहीं याद, स्टेट्स की कोई परमानेंट, यानी रियासत के और स्टेट्स के और कंट्रीज़ के कोई परमानेंट एनिमीज़ और परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते। स्टेट के सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं जो मुस्तकिल होते हैं, यानी दुश्मन और उसके दोस्त जो हैं वो मुस्तकिल नहीं होते, लेकिन एक रियासत के सिर्फ इंटरेस्ट जो हैं वो मुस्तकिल होते हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो दुनिया की तारीख़ में ग़ालिबन पहले एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के सियासतदान हैं जिन्होंने इस पैराडाइम को एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इसको ठोक दिया है, उसको लगा दिया है। हालांकि जो एक सियासी जमात होती है वो इस तरह से किसी ने अपने आप को आज तक डिफ़ाइन नहीं किया। और इससे पहले तहरीक इंसाफ ने हमेशा अपने आप को अपनी वैल्यूज़ के साथ, अपनी आइडियोलॉजी के साथ उन्होंने आइडेंटिफाई किया। और एक सियासी जमात जो होती है, जो एक कंट्री की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में पोजीशन लेती है, वो अपने नज़रिए के एतबार से और अपनी जो उसकी वैल्यूज़ होती हैं उसके एतबार से पोजीशन लेती है। और ठीक है, अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ अगर करेगी तो फिर वो ये देखेगी कि उसका आउटकम जो है उसको क्या मिलेगा। जैसे कि मैंने बारहा ये कहा कि अगर इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो हैं उन्हें शरीफ ख़ानदान के साथ नेगोशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आसिफ अली ज़रदारी और पीपल्स पार्टी को एंगेज करना चाहिए था। बिकॉज़ पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के अंदर अपना एक वोट बैंक रखती है, वो इस्टेब्लिशमेंट के मरहून मिन्नत नहीं है, उसकी अपनी एक इकाई है, अपनी एक हैसियत है। लेकिन अब जबकि गौहर साहब ये कह रहे हैं कि मंगल के दिन हमने इमरान खान को परसुएड किया कि हमें इन हुकूमत के साथ बात करनी चाहिए, और हुकूमत बुनियादी तौर पे उसका फेस जो है इस वक्त शरीफ ख़ानदान है। ये और बात है कि गौहर साहब ने अपने ऊपर ये ले लिया, तहरीक इंसाफ के ऊपर ले लिया और इमरान खान पे भी नहीं डाला। कॉमन परसेप्शन ये है कि इमरान खान ने ये फ़ैसला किया इन व्यू ऑफ द डिस्कशन जो उनकी तकरार हुई और जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने उनके सामने जिस किस्म की बहस की जब वो नैब अमेंडमेंट केस में पेश हुए थे, उसको पेश नज़र रखते हुए इमरान खान ने एक तरह से इन डेफरेंस टू दी व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला किया है, और बैरिस्टर गौहर खामखा इसकी ज़िम्मेदारी जो है अपने ऊपर ले रहे हैं। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें अब ये समझने की ज़रूरत है कि जो ऑडियो लीक आई है जज साहिबान के साथ बहस और तकरार की, और उसे तहरीक इंसाफ ने किस तरह से इस लीक्ड ऑडियो को अपने प्लेटफॉर्म से शो किया, तहरीक इंसाफ ने क्या मैसेज देने की कोशिश की। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि तहरीक इंसाफ ने बड़ा क्लियरली ये मैसेज दिया है कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने, कहा तो नहीं उन्होंने अपने मुंह से, लेकिन ये कि हमें बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये एडवाइस दी है कि आप जो है हुकूमत के साथ टॉक्स करें, और हम इन रिस्पेक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये कर रहे हैं। अब ये वो ऑडियो कॉन्वर्जेसन में आप देखें कि वैसे तो आपको ठीक तरह से नहीं पता चलता कि किसके क्या कमेंट्स हैं, लेकिन वहाँ पर आपको एक जज साहब की आवाज़ बड़ी ख़ास तौर पे नज़र आती है, बड़ी चुभती भी और बड़े गुस्से में भी वो लगते हैं, एक तरह से उलझी भी आवाज़ है, जिसमें वो इमरान खान पे ज़ोर देते हैं कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कुछ हुआ तो आप सियासतदान और पॉलिटिशियंस उसके लिए ज़िम्मेदार होंगे। और इमरान खान मुसलसल ये कह रहे हैं कि हम आपसे ये तवक्को रखते हैं, मैं आपसे ये तवक्को रखता हूँ, आप ये कर सकते हैं। और आगे से जज साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमसे कोई तवक्को आप ना रखें, ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि पाकिस्तान को खुदा न, ये मामला अब इधर तक पहुँच गया है कि जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो हैं वो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ को छोड़ के इस बहस में पड़े हुए हैं कि अगर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कुछ होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर होगी, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के ऊपर होगी या उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो सियासतदानों पे होगी। ये ज़रा देख लें कि इस बेंच में कौन है। इस बेंच में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, उनके साथ अतर मिनल्ला हैं,
उनके साथ जनाब जमाल बंदोखेल साहब हैं, फिर इसके अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं और जस्टिस इसके अंदर अज़हर रिजवी साहब। जो आवाज़ें हम रिकग्नाइज़ करते हैं उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक इंटरवेंशन है जब वो कहते हैं मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन आप साइफ़र के मामले को इसमें ना लेकर आएँ। इमरान खान को वो कहते हैं बिकॉज़ हो सकता है कि आपकी ये एप्लीकेशन या पिटीशन या आपके ख़िलाफ़ ये केस जो है हमारे पास आएगा, तो आपके इंटरेस्ट में ये नहीं है कि आप इसको छेड़ें। तो वो आवाज़ हम पहचान सकते हैं। अतर मिनल्ला साहब उनको कहते हैं कि देखिए हमारे सामने मसला ये है कि ये पार्लियामेंट हम किस तरह से इसमें इंटरफेयर करें, ये पार्लियामेंट का एक फ़ैसला है नैब की अमेंडमेंट का, आप हमें कोई जवाज़ बता दें, कोई रीज़न बता दें। ये 2 आवाज़ें तो हम रिकग्नाइज़ करते हैं। तीसरी आवाज़ जो इमरान खान से एक तकरार करते हुए हमें सुनाई देती है, उसके बारे में हम कयास ये कर सकते हैं कि ये जस्टिस जमाल बंदोखेल की आवाज़ है, बिकॉज़ इससे पहले इस कोर्ट की प्रोसीडिंग की जो हाल अहवाल पब्लिश हुआ डॉन में या ट्रिब्यून में, उसमें ये आर्गुमेंट्स जो हम आवाज़ सुनते हैं ऑडियो में, वो जस्टिस जमाल बंदोखेल की है। और अच्छा, अब ये बड़ा एक इसको क्या कहेंगे, ये बड़ी मज़ाक़-ख़ेज़ किस्म की सूरत हाल है। इट्स वेरी फ़नी सिचुएशन। इसको आप ये बड़ी आयरॉनिकल सिचुएशन भी है, बड़ी फ़नी भी है, सैड सिचुएशन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पे बहस ये हो रही है कि पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट की है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस नुक्ते के ऊपर जा ही नहीं पा रही कि क्या सियासतदान इकट्ठे होकर अपने ही इंटरेस्ट में, चंद सियासतदान 8-10 सियासतदान जो हैं वो पार्लियामेंट को कंट्रोल कर लें और अपने ही इंटरेस्ट में वो एक अमेंडमेंट करते हैं कानून के अंदर। यानी इसमें क्लियरली नज़र आ रहा है, जो बार बार बेचारा इमरान खान वहाँ पे बताने की कोशिश करता है कि हजूर वाला किस तरह से ये कानून में किस तरह से आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी आयरनी इसकी जो नज़र आती है आपको जब इसको ऑडियो लीक को आप सुनते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इसकी तफसीलात में जाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आप में से शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा बेखबर किस्म का जिसने अब तक ये ऑडियो लीक्स जो हैं मुकम्मल तौर पे नहीं सुनी होंगी, कि इसमें इमरान खान जो एक तरह से इन्हीं नैब अमेंडमेंट्स का बेनिफिशरी भी हो सकता है, वो इन नैब अमेंडमेंट्स के ख़िलाफ़ पोजीशन लेता है, उस सुप्रीम कोर्ट के सामने कहता भी है कि मैं तो देखिए इसका फ़ायदा भी है, लेकिन मैं कौम की खातिर ये पोजीशन ले रहा हूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझने से बिल्कुल आपको कासर नज़र आती है। बॉटम लाइन क्या है कि इमरान खान आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द सुप्रीम कोर्ट इस डायलॉग पे रजामंदी का इजहार करते हैं, जिसकी जिम्मेदारी बेचारे बैरिस्टर गौहर अली खान ले लेते हैं, और साथ ही लॉर्ड पामरस्टन को भी एक गलत इस्तेमाल कर देते हैं इंटरनेशनल पैराडाइम का। इंटरनेशनल मेथड इसमें क्या रखा गया? मेथड ये रखा गया है कि जी महमूद खान अचकज़ई जो है इसको लीड करेंगे, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो इस वक्त 5 जमाती अलायंस है उसको लीड कर रहे हैं। लेकिन साथ ही तहरीक इंसाफ ने इसमें ये एक कैवेट भी छोड़ दी है कि हम इसकी टॉक्स के आउटकम की कोई गारंटी नहीं है, मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। और पीटीआई की पोजीशन ये भी है कि हम कोई इनविजिबल किस्म की ढकी छुपी डील भी नहीं करेंगे। फ़्लॉ इसमें क्या है? फ़्लॉ इसमें यह है कि बुनियादी तौर पे इस पॉलिटिकल फील्ड के अंदर 3 किस्म की पावर्स जो हैं इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं। सबसे बड़ी जो ताकत है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की है, जनरल आसिम मुनीर की इस्टेब्लिशमेंट की। सबसे बड़ी सियासी ताकत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और उसके बाद अगर कोई दूसरी सियासी ताकत इस फील्ड में नज़र आती है मौसर, तो वो आसिफ अली ज़रदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लेकिन नेगोशिएशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, यानी आप अंदाज़ा लगाएं, एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि पार्लियामेंट के मामलात हैं, ये सियासतदानों की ज़िम्मेदारी है। दूसरी तरफ से जो मेन सियासतदान है इमरान खान, उसको सुप्रीम कोर्ट अपनी सियासत छोड़ के उसको ये मशवरा दे रही है कि आप जाएं शरीफ ज़रदारी या शरीफों के साथ जाके आप बातचीत करें। प्रॉब्लम और फ्लॉ इसमें क्या है कि शरीफ ख़ानदान के पास कोई इफ़ेक्टिव पॉलिटिकल पावर नहीं है, वो सिर्फ एक अक्स हैं, एक रिफ्लेक्शन है, एक परतो है उस ताकत का जो कि जनरल आसिम मुनीर साहब की इस्टेब्लिशमेंट की ताकत है। अगर यहाँ पर कोई आउटकम इसका निकल सकता है, क्वेश्चन ये है कि क्या शरीफ ख़ानदान जो है अगर नेगोशिएशन करता है तहरीक इंसाफ के साथ, तो क्या वो कोई ऐसी कमिटमेंट कर सकता है जिसके नतीजे में वो जनरल आसिम मुनीर की इस्टेब्लिशमेंट को बाउंड कर सकता है, उन्हें पाबंद बना सकता है, अपनी कमिटमेंट्स पे डिलीवर कर सकता है। ये ऐसे ही है जैसे मैं और आप, अगर हमें पैसों की ज़रूरत है, हम कर्ज़ा लेने जाएं तो किसके पास जाएंगे? किसी गरीब आदमी के पास तो नहीं जाएंगे, हम एक अमीर आदमी के पास जाएंगे, किसी अमीर रिश्तेदार के पास जाएंगे, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल बैंक के पास जाएंगे, या फिर हम उस अमीर आदमी के किसी ऐसे एजेंट के पास जाएंगे जो हमें गारंटी करेगा कि सेठ साहब या फलां साहब जो हैं ये बैंक हैं, आपको कमीशन एजेंट के पास जाएंगे जो हमें ये गारंटी कर सकता होगा। तो क्या शरीफ ख़ानदान यहाँ पे गारंटी कर सकता है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ जो भी चीज़ नेगोशिएशन करेंगे उसको वो डिलीवर करवा सकते हैं जनरल आसिम मुनीर से? ये बुनियादी सवाल है। पाकिस्तान में आपको पता है बहुत ज़्यादा आदत है कि देखें जी आपस में बात करनी चाहिए, टॉक्स करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे तो फिर ही कोई हल निकलेगा, लेकिन उसकी लॉजिक को कभी देखा नहीं जाता, और ऐसे ही इलॉजिकल बातें ऊपर नीचे जो है वो ठोकते चले जाते हैं। जब तक शरीफ ख़ानदान
बुनियादी तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर जनरल आसिम मुनीर साहब की इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट की हैसियत से नेगोशिएशन कर सकता है, अदरवाइज़ उसकी अपनी कोई इस सियासी फील्ड के अंदर इस वक्त हैसियत है ही नहीं। इसका आउटकम क्या निकलेगा इस डायलॉग का? जैसे कि मैंने पहले कहा कि या तो अगर इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को पाबंद करेगी कि ठीक है, शरीफ हमारे बिहाफ पे कर लें, तब कोई इसका आउटकम निकल सकता है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि ये ऐसे फुसफुसा किस्म का एक डायलॉग होगा, इसका कोई पॉजिटिव आउटकम जो है वो नहीं निकल सकता। मेरे ख्याल से, मेरे एनालिसिस से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं वो हैं जहाँ आप देखते हैं कि एटीसी के जो जज हैं, जनाब मोहम्मद अब्बास साहब सरगोदा के अंदर, वो जिस किस्म की डिफाइंस का इजहार करते हैं, मियाँ वाली के अंदर एक और सेशन जज जिस डिफाइंस का इजहार करते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने जो एक पोजीशन ली हुई है, जिस डेस्परेशन का मुजाहरा किया है इस्टेब्लिशमेंट ने जब उन्होंने इमरान रियाज को बाहर नहीं जाने दिया, जब उन्होंने अज़हर माशवानी के भाइयों को उठा लिया, जब वो बार बार आलिया हमज़ा और सनम जावेद जो है उनको गिरफ़्तार कर लेते हैं, ये जिस तरह से डॉक्टर शहबाज गिल के भाई साहब को उन्होंने उठा लिया, इसके अंदर जो एलिमेंट ऑफ डेस्परेशन है, बेचैनी है, बेकरारी है इस्टेब्लिशमेंट की, वो ज़्यादा बेहतर इंडाइसेस हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पॉलिटिकल आउटकम्स जो हैं वो किस तरह के निकलेंगे। अच्छा, इसी के दरमियान में ये जो बजट आया है फॉर इंस्टेंस, इसको आप देखें, इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा, इसको हम फिर तफसील से देखेंगे, अभी इसका इम्पैक्ट डेवलप कर रहा है। राना सनाउल्लाह साहब का ये यबड़ी छोड़ देना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है। ज़ाहिर है ऐसी कोई बात असल में है नहीं, तो फिर उन्होंने क्यों की है? मतलब पहला भी जो मई 9 हुआ वो कौन सा कोई तहरीक इंसाफ ने किया था, वो तो नाटक था इस्टेब्लिशमेंट का और PMLN का। अब ये कहना कि कि तहरीक इंसाफ दोबारा से मई 9 की तरह का एक दहशतगर्दी का वाक़या करने को प्लान कर रही है, हमारे पास बड़ी इसकी एविडेंस है। इससे क्या पता चलता है? इससे भी आपको एक सेंस ऑफ डेस्परेशन नज़र आती है शरीफ ज़रदारी रजीम के अंदर। तो ये चीज़ें जो हैं उस डायलॉग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस डायलॉग में अगर कोई स्लिम चांस है इसमें से कुछ निकलने का, वो सिर्फ तब है कि आप ये कहें कि जनरल आसिम मुनीर की इस्टेब्लिशमेंट ने शरीफ ज़रदारी जो रजीम है और जो सुप्रीम कोर्ट है उनको कहा है कि हमारा एक डायलॉग करवाएं, और तहरीक इंसाफ को कहें कि आप शरीफों के साथ करें डायलॉग, और हम फिर उस पर कोई ना कोई हम उस डायलॉग के पीछे खड़े हैं, यानी हम उसके ज़रिए डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, कोई आउटकम निकालने की कोशिश करेंगे। एक जो ट्वीट बड़ा इम्पोर्टेंट है नरेंद्र मोदी का, उसको आप ज़रूर देखें, जाके उसको पढ़ें। नरेंद्र मोदी ने 2 ट्वीट्स किए हैं। एक उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का जवाब दिया, बिल्कुल ठंडा सा, थैंक यू। शहबाज शरीफ साहब ने भी बेचारे प्राइम मिनिस्टर हैं, बेचारे गरीब, उन्होंने नरेंद्र मोदी को जो मुबारकबाद दी उसका नरेंद्र मोदी ने सिर्फ थैंक यू कर दिया। जबकि नवाज़ शरीफ साहब का उन्होंने 2-2.5 लाइनों का जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है, और नवाज़ शरीफ साहब ने बड़ी ख्वाहिश का इजहार किया कि 2 बिलियन जो लोग हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के, उनके मुस्तकबिल के हमने फ़ैसले करने हैं, आपकी हुकूमत कामयाब हो गई, बड़ी खुशी है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसके जवाब में नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि अपने आवाम की जो वेलबींग है, उनकी जो सिक्योरिटी है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हमारे लिए सबसे प्रायोरिटाइज़ है। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वार्म इन्होंने जवाब दिया। मैं इस कॉरस्पॉन्डेंस को और ये जो इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन नवाज़ शरीफ एंड नरेंद्र मोदी, मैं इसको बड़ी अहमियत से देखता हूँ, लेकिन अभी वक्त नहीं है, फिर मैं इसको कभी डिटेल से इसकी बात करूँगा। अभी इतना ही, थैंक यू।